हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हों अपनी पूरी टीम के साथ डबल लेयर डंजन को क्लियर करके आर्किटेक्ट को मारकर बाहर आ जाता है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, आज हमारे 20 टॉप रैंक के हंटर्स मारे गए। अगर ये डंजन ब्रेक हो जाती तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती। जिन्हों उन सारी की डेड बॉडीज को देख रहा होता है और कहता है, मैंने इन गिल्ड वालों को कहा था कि एसोसिएशन वालों को बुला कर लाओ। मुझे लगा था शायद तुम लोग मेरी मदद कर सकोगे, लेकिन मेरी वजह से ये सारे लोग मारे गए। मिस्टर वू जिन कहते हैं, ये सारी तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी तुम्हारी मूवमेंट्स पर नजर रखना हमारा काम था और इन सब को यहाँ पर मैंने बुलाया था। इस सब में एसोसिएशन वालों की भी उतनी ही गलती है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हें कैसे पता चला कि डबल लेयर डंजन यहाँ पर ओपन हुई है। जिन्हों मिस्टर वू जिन से कहता है, डंजन ने मुझे बुलाया था। मिस्टर वू जिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक डंजन तुम्हें कैसे बुला सकती है। जिन्हों कहता है, मुझे एक मैसेज मिला था इस डंजन की लोकेशन के बारे में। मिस्टर वू जिन कहते हैं, क्या हम वो मैसेज देख सकते हैं। जिन्हों कहता है, नहीं, वो मैसेज सिर्फ मेरे ब्रेन में होता है, कोई भी दूसरा उसे नहीं देख सकता। चाइन आगे बढ़ती है और जिन्हों से कहती है, क्या तुम ठीक हो। जिन्हों से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन साथ ही जिन्हों चकराते हुए नीचे गिर जाता है। जिन्हों जमीन पर गिर जाता है और बाकी के सारे हंटर्स परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन जापान का होता है, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रकों में माना क्रिस्टल्स को भर कर लाया जाता है और उन सारे क्रिस्टल्स को एस रैंक के गेट के बाहर अनलोड किया जाता है। यूरी ऑर्लव भी वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, यहाँ पर 2 मिलियन टन माना क्रिस्टल्स लाए गए हैं, इतना काफी होगा एक बैरियर बनाने के लिए। यूरी ऑर्लव कहता है, मैं एक बैरियर क्रिएट करूंगा। उसके बाद वो अपने आप इन माना क्रिस्टल से एनर्जी लेते हुए अपने आप को कंप्लीट कर लेगा और ये डंजन का गेट क्लोज हो जाएगा। लेकिन साथ ही यूरी कहता है, यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब है। साथ खड़ा बंदा उसे कहता है, क्या हुआ, क्या हमारा बैरियर कमजोर है, क्या वो टिक नहीं पाएगा। यूरी उसे कहता है, नहीं, बैरियर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूरी उसे कहता है, कौन हो तुम, अपने आप को जाहिर करो। साथ वाला बंदा यूरी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है कि एस रैंक की डंजन के करीब अपने आप को रखे, जबकि उसे पता है कि डंजन ब्रेक कल होने वाला है। यूरी उसे कहता है, मैंने तुमसे कब कहा कि वो कोई इंसान है। उसी वक्त एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाते हैं, एक बंदा खड़ा होता है और कहता है, इसकी सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प है। साथ ही वो कहता है, मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि इसकी पावर्स कहाँ से आ रही है, इसकी सेंसेस इतनी तेज तो होनी ही चाहिए। खैर, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये स्टार्ट होने वाला है। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, हमारा प्लान वैसे ही चल रहा है। वहीं पर गलियों में आर्मी अपने टैंक्स लेकर आ जाती है। हंटर्स कहते हैं, ये लोग यहाँ पर टैंक्स और मॉडर्न वेपन्स लेकर आ गए हैं, इन मॉन्स्टर्स के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। दूसरा हंटर उसे कहता है, अगर यूरी ऑर्लव का बैरियर फेल हो जाता है तो कम से कम आर्मी की मदद से हमें थोड़ा सा टाइम तो मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, ताकि और भी हंटर्स को बुलाया जा सके। जब सारे माना क्रिस्टल्स को सड़क पर रख दिया जाता है, यूरी ऑर्लव आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर मेरा ये प्लान अच्छे से काम कर गया तो आज मैं अकेला इंसान बन जाऊंगा जो अकेले ही एस रैंक की डंजन को क्लियर कर सकता है। ऑर्लव कहता है, वैसे मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ये कहें कि मैंने एस रैंक के गेट को अकेले क्लियर किया। लेकिन एक और बंदा है जो कि एस रैंक के गेट को क्लियर कर सकता है, वो भी अकेले, इसलिए मैं उससे ये टाइटल नहीं लेना चाहता। और साथ ही वो अपनी बॉटल खोलता है और पीना शुरू कर देता है। साथ वाला बंदा उसे कहता है, तुम एक मिशन पर हो, ऐसे कैसे पी सकते हो। यूरी उसे कहता है, ये तो बस मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पी रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं ज्यादा नहीं पीने वाला। ऑर्लव उससे पूछता है, कितने एस रैंक के हंटर्स हैं जो कि स्टैंड बाई पर हैं। वो उसे कहता है, तकरीबन 15। ऑर्लव कहता है, ये तो बहुत ही थोड़ी ऑडियंस है मेरा शो देखने के लिए। यूरी उससे पूछता है, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने हंटर्स को यहाँ पर क्यों नहीं भेजा। वो बंदा ऑर्लव से कहता है, मैरीलैंड में एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ है, अमेरिकन वहाँ पर गए हैं। एस रैंक के गेट्स न सिर्फ जापान में बल्कि इंग्लैंड और इंडिया में भी ओपन हुए हैं, तो यहाँ पर इंडिया का नाम भी आ गया है। तो भाई लोग अपने इर्द गिर्द देख लेना, शायद कोई एस रैंक का गेट ओपन हुआ हो। कहीं ऐसा ना हो कि डंजन का गेट ब्रेक होने से वहाँ पर एस रैंक के मॉन्स्टर्स घूम फिर रहे हों। ऑर्लव कहता है, सारे कंट्री वाले बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा एस रैंक के हंटर्स नहीं है और एस रैंक के गेट्स बहुत ज्यादा ओपन होना शुरू हो गए हैं। ऑर्लव के साथ वाला बंदा गेट की तरफ देखता है तो चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि गेट ब्रेक होना शुरू हो जाता है। हालांकि इस गेट ने कल ब्रेक होना था। उसी वक्त कोरिया के हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। जिन्हों उठकर बैठ जाता है। जिन्हों कहता है, पता नहीं मैं इतना ज्यादा कैसे थक गया जो मुझे हॉस्पिटल आना पड़ गया। उसी वक्त जिन्हों अंदर आता है। जिन्हों से कहता है, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। जिन्हों उसे देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, अब तुम क्यों उठ रहे हो, हमें तो लगा था शायद तुम मर चुके हो, तुम्हें पता भी है तुम पूरे 3 दिन से सो रहे हो। 3 दिन का सुनकर जिन्हों भी हैरान हो जाता है। जिन्हों कहता है, शायद मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था और मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं 3 दिन तक सोया रहा। लेकिन मुझे अभी तक भी वो सारी मेमोरीज याद है जो कि मुझे उस आर्किटेक्ट ने दिखाई थी। साथ ही जिन्हों हैरान हो जाता है और कहता है, अगर मैं 3 दिन तक सो रहा था तो फिर उस गेट का क्या हुआ होगा। वो जिन्हों से पूछता है, जिन्हों जापान में जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ था उसका क्या बना। साथ ही जिन्हों से स्टोरी बताता है कि पिछले 3 दिन में क्या हुआ। स्टोरी हमें जापान में ले जाती है। उस गेट के ब्रेक होने के साथ ही उसमें से जायंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि यूरी ऑर्लव उनके सामने खड़ा होता है और शो ऑफ करते हुए कहता है, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं अभी भी इसे रोक सकता हूँ।
यूरी अपने मैजिकल बैरियर को बनाना शुरू करता है और उन सारे माना क्रिस्टल से मैजिकल एनर्जी लेना शुरू कर देता है और उस गेट के इर्द गिर्द एक बड़ा सा बैरियर बना देता है। सामने से पहले एक बड़ा सा जायंट निकलता है। यूरी ओरलोवस की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मैजिकल पावर से, तुम अपने इस छोटे से वेपन से मेरे इस बैरियर को तोड़ सकते हो? उसी वक्त पीछे से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और उस बड़े से जायंट को पीछे कर देता है और पीछे वाला जायंट उससे भी बड़ा जायंट होता है। उस बड़े वाले जायंट को देखकर यूरी ओरलोव बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बड़ा वाला जायंट अपनी तलवार को घुमाता है और उसके बैरियर को काट देता है। फिर वह यूरी ओरलोव को भी मार देते हैं और इस तरह वो रेड फेल हो जाती है और जायंट्स बाहर निकल आते हैं और पूरे जापान में तबाही मचा देते हैं। नेक्स्ट सीन जिन्वू के डैड का दिखाया जाता है जो कि सो रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें होश आती है और वो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं, मैं कितनी देर तक सो रहा था? वो उनसे कहता है, आप 23 घंटे तक सो रहे थे। अगर आप एक और घंटे तक नहीं जागते तो हम लोग आपको हॉस्पिटल ले जाते, जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था। उनका असिस्टेंट जल्दी से उनके सामने फाइल रखते हुए कहता है, जैसा कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहा था, मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पेशेंट है जो कि इटरनल स्लंबर से जागा है। जिन्वू के डैड जी पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इटरनल स्लंबर का पेशेंट जाग गया, ये कैसे हुआ? साथ ही सिस्टर उनसे कहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि संग जिन्वू की मॉम है। जिन्वू के फादर सोचते हैं शायद जिन्वू के पास कोई ऐसी मैजिकल एबिलिटी हो जिससे वो इंटरनल स्लंबर के पेशेंट को ठीक कर सकता है। फादर असिस्टेंट से कहते हैं, और दूसरी बात क्या है? असिस्टेंट उनसे कहता है, आपकी बेटी जिन्वू यहाँ पर आ चुकी है। जिन्वू अंदर आती है और डैड से कहती है, आपकी ये हालत कब से हो गई? नेक्स्ट सीन जापान का होता है। वो जायंट्स वहाँ पर तबाही मचा रहे होते हैं जबकि आर्मी वाले अपने टैंक्स और हेलीकॉप्टर से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। सुगीमोटो अपने हंटर से कहते हैं, मिलिट्री वालों से कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ और उस जायंट्स को मार डालो। एक हंटर लड़की अपनी तलवार लेकर उसकी आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, अगर मैं इसको अंधा कर दूं तो ये मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन वो जायंट बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है। वो हंटर लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसका साइज इतना बड़ा है लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? वहीं पर एक न्यूज रिपोर्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर ये सब कुछ लाइव दिखा रहा होता है कि किस तरह जायंट्स ने जापान में तबाही मचा रखी है। जापान तो इस वक्त बिल्कुल लिविंग हेल लग रहा है, जबकि जिन्वू भी कोरिया में बैठा ये न्यूज देख रहा होता है। जिन्वू सोचता है, अगर इसी तरह ये जायंट्स आगे बढ़ते रहे जेजू आइलैंड की तरह ही, ये सारे एशिया के लिए खतरा बन जाएंगे। मुझे जल्दी से जापान जाना होगा। उसी वक्त उसकी बहन उसे कहती, तुम वहाँ मत जाओ। जिन्वू पीछे की तरफ मुड़ता है तो वह दरवाजे में खड़ी होती है और उसे कहती है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना। जिन्वू से कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? जिनाओ से कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम जापान जाओ। जिन्वू उसके उदास चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तो रेस्ट करने वाला हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। वो आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए बाहर चला जाता है। जिन्वू बाहर जाकर बेंच पे बैठ जाता है और बीरू को बुलाता है। बीरू से कहता है, जी मेरे किंग। जिन्वू से कहता है, कहीं तुम सारा दिन बैठकर ड्रामा तो नहीं देखते रहते मेरी बहन को प्रोटेक्ट करने की बजाय? बीरू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्वू से कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ मेरी बहन के बिहेवियर में कोई तब्दीली तो नहीं आई? बीरू से कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। जिन्वू कहता है, मुझे लगता है कि मेरी बहन अभी भी उन ऑर्क्स के इंसिडेंट की वजह से डरी हुई है। आज से पहले उसने मुझे कभी किसी डंजन में जाने से मना नहीं किया, सिर्फ 4 साल पहले पहली बार मना किया था जब मेरी पहली रेड थी। फिर वो उठकर आगे चल पड़ता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? उसी वक्त उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और वो उस गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी जिन्हो के फादर ने भेजी होती है। जिन्हो उनके ऑफिस में चला जाता है और उनसे कहता है, आपको मुझसे क्या काम है? जिन्हो के फादर जिन्हो का अपने बारे में सारा कुछ बताने के बाद फौरी तौर पर अपने पास एक ब्लैंक चेक निकालते हैं और उसे जिन्हो के सामने रख देते हैं। जिन्हो से देखकर हैरान हो जाता है। जिन्हो के फादर उसे कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ, स्पेशली एक ऐसे इंसान के सामने जो कि एक एस रैंक का हंटर है जिसके पास खुद ही बहुत ज्यादा पैसा है। इसलिए तुम मेरे इस चेक को मेरा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड समझ सकते हो। जिन्हो सोच रहा होता है, अभी ये जो बात करने वाला है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होगी, क्योंकि अगर ये गिल्ड के बारे में होता तो इस तरह मुझसे नहीं बात करते। जिन्हो उनसे कहता है, आप मुझसे क्या खरीदना चाहते हैं इस पैसे के बदले? जिन्हो के फादर उसे कहते हैं, मुझे भी वही बीमारी है जो तुम्हारी मॉम को थी। ये बात सुनते ही जिन्हो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उनसे पूछता है, क्या जिन्हो को इस बारे में पता है? डैड उसे कहते हैं, नहीं, मेरी सेक्रेटरी, मेरी वाइफ और मेरे डॉक्टर को पता है। जिन्हो उनसे कहता है, लेकिन अब मुझे भी पता है। जिन्हो के डैड उसे कहते हैं, मैं इस पूरी दुनिया में इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था और मुझे सिर्फ एक ही इंसान मिला जो इस बीमारी से बाहर निकल पाया है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसिडेंस है कि इंटरनल स्लंबर से जागने वाली वो औरत तुम्हारी मॉम है। मुझे तुमसे बस सच जानना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे एहसान के तले दबा रहूंगा। जिन्हो कहता है, एक तरफ मेरी बहन है जो मुझे जापान की रेड में जाने नहीं दे रही, और एक तरफ जिन्हो के डैड है जो कि इंटरनल स्लंबर में मुब्तला है और उन्हें इलाज चाहिए। अब मुझे फैसला करना होगा कि मुझे क्या करना है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 72 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।